नमस्कार सभी को। वेलकम टू द एक्सप्लेन वॉल्ट चैनल। आज हम फाइनेंशियल हिस्ट्री की एक ऐसी स्टोरी डिकोड करने जा रहे हैं जिसने वॉल स्ट्रीट की नींव हिला दी थी। जनवरी 2021 में एक बहुत ही यूनिक फाइनेंशियल रिबेलियन देखने को मिली। एक तरफ थे वॉल स्ट्रीट के पावरफुल हेज फंड्स जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर एल्गोरिदम्स थे, और दूसरी तरफ थे आम लोग, स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और छोटे रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स थे और रेडिट जैसी एक कम्युनिटी का सपोर्ट। ये सिर्फ एक स्टॉक प्राइस बढ़ने की कहानी नहीं थी, ये एक रेडिट फ्यूल्ड अपराइजिंग थी जिसने मार्केट स्ट्रक्चर के डीप फ्रैक्चर्स को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और फाइनेंशियल सिस्टम की फेयरनेस पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है जनवरी 2021 में, इंटरनेट के एक ऐसे कोने में जहां किसी की नजर नहीं थी, रेडिट की r/वॉल स्ट्रीट बेट्स कम्युनिटी। वहां कुछ रिटेल ट्रेडर्स ने एक शॉकिंग चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े हेज फंड्स ने गेम स्टॉप यानी GME और AMC जैसी स्ट्रगलिंग रिटेलर्स के खिलाफ मैसिव शॉर्ट पोजीशंस ले रखी हैं। सिंपल लैंग्वेज में हेज फंड्स ने ये बेट लगाई थी कि गेम स्टॉप कंपनी फेल हो जाएगी। वो मार्केट से शेयर्स बोरो करके बेच रहे थे, इस उम्मीद में कि जब प्राइस गिर जाएगा तो वो सस्ते में वापस खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ सीन पलट गया। मिलियंस ऑफ एवरीडे इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि वो फाइट बैक करेंगे। उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेटेड बाइंग कैंपेन लॉन्च कर दिया। उनका प्लान सिंपल था, शेयर्स खरीदो और बेचो मत। लेकिन टेक्निकली ये मार्केट क्रैश हुआ कैसे? यहाँ तीन पावरफुल फोर्सेस एक साथ मिल गईं। सबसे पहली थी रिटेल बाइंग सर्च। मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स ने एक साथ गेम स्टॉप के शेयर्स खरीदने शुरू किए और उन्हें बेचने से मना कर दिया, जिसने मार्केट में जबरदस्त डिमांड प्रेशर क्रिएट किया। दूसरा फैक्टर था शॉर्ट स्क्वीज। जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया, हेज फंड्स को हैवी लॉसेस होने लगे। अपना लॉस रोकने के लिए उन्हें मजबूरी में शेयर्स वापस खरीदने पड़े टू क्लोज पोजीशंस, और उनकी बाइंग ने प्राइस को और ऊपर पुश कर दिया। और तीसरा सबसे खतरनाक फैक्टर था गामा स्क्वीज। ट्रेडर्स ने मैसिव क्वांटिटी में कॉल ऑप्शंस खरीदे। इस वजह से मार्केट मेकर्स को अपनी रिस्क मैनेज करने के लिए और ज्यादा स्टॉक खरीदना पड़ा। इसने एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप बना दिया जिसने प्राइसेस को रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया। इस पूरे हंगामे का असर क्या हुआ? एक तरफ थी हेज फंड कैटास्ट्रोफी। वॉल स्ट्रीट के जायंट्स गिरने लगे। स्पेसिफिकली मेलविन कैपिटल को इतने डेवस्टेटिंग लॉसेस हुए कि उन्हें सरवाइव करने के लिए दूसरे इन्वेस्टर्स से $2.75 बिलियन का इमरजेंसी बेल आउट लेना पड़ा। दूसरी तरफ थी रिटेल रोलर कोस्टर। लाखों आम लोगों ने देखा कि उनके अकाउंट्स में सडनली इतना पैसा आ गया जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लाइफ चेंजिंग अमाउंट्स। लेकिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की वजह से कई लोगों ने सब कुछ खो भी दिया जब प्राइसेस वापस गिरे। मार्केट में वॉल्यूम एक्सप्लोजन हो गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डिमांड को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, जिससे सिस्टम की कैपेसिटी लिमिटेशंस सबके सामने आ गई। और फिर आया वो मोमेंट जब सब कुछ बदल गया। जब गेम स्टॉप का प्राइस अपने पीक पर था, तब रॉबिनहुड और दूसरे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने बाइंग बंद कर दी और सिर्फ सेलिंग अलाउ की। यूजर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट तो कर सकते थे, लेकिन नए ट्रेड्स एंटर नहीं कर सकते थे। लोगों को ऐसा लगा जैसे मैच के बीच में अंपायर ने रूल्स चेंज कर दिए हों ताकि हारती हुई टीम यानी वॉल स्ट्रीट को बचाया जा सके। इट फेल्ट लाइक द रेफरीज हैड चेंज्ड द रूल्स मिड गेम। प्लेटफॉर्म्स ने ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दी कि क्लियरिंग हाउसेस ने उनसे रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोलैटरल मांगा था सेटलमेंट रिस्क मैनेज करने के लिए, जो उनके पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था। लेकिन पब्लिक परसेप्शन अलग थी। मिलियंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स को लगा कि यह ब्लेटेंट मार्केट मैनिपुलेशन है ताकि वॉल स्ट्रीट को वॉल स्ट्रीट के एक्सपेंस पर बचाया जा सके। इस इंसिडेंट ने सिस्टम पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। इस गुस्से के बाद कांग्रेस स्टेप्स इन। बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई। कांग्रेशनल हियरिंग्स शुरू हुई ताकि इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की जा सके और अकाउंटेबल लोगों से सवाल पूछे जा सके। इस हियरिंग में सभी मेजर प्लेयर्स मौजूद थे। कीथ गिल, जो रिटेल ट्रेडर्स का फेस बन गए थे, रेडिट लीडर्स जिन्होंने कम्युनिटी के रोल को एक्सप्लेन किया, हेज फंड मैनेजर्स और ब्रोकरेज एग्जेक्स जिन्होंने अपने एक्शंस को डिफेंड किया। मकसद ये था कि पता लगाया जाए कि गलती कहां हुई और क्या मार्केट रूल्स को बदलने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन के बाद SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की, जो काफी रिवीलिंग थी। SEC ने 3 बड़े खुलासे किए। पहला,
रिटेल डिमांड डोमिनेटेड। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि प्राइस सिर्फ शॉर्ट स्क्वीज की वजह से नहीं बढ़ा था, बल्कि इंटेंस रिटेल बाइंग प्राइमरी रीजन था। आम इन्वेस्टर्स की कलेक्टिव पावर को ऑफिशियली पहचाना गया। दूसरा, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज। मार्केट स्ट्रक्चर में कमियां थीं, जैसे T+2 सेटलमेंट डिलेज, शॉर्ट सेलिंग डेटा का ओपेक होना और पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो मॉडल्स। इन सब ने रिस्क को और बढ़ा दिया था। और तीसरा, गेमिफिकेशन कंसर्न्स। SEC ने पॉइंट आउट किया कि ट्रेडिंग ऐप्स वीडियो गेम्स की तरह डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कन्फेटी एनिमेशंस और वन क्लिक ट्रेड्स, जो इन्वेस्टिंग और एंटरटेनमेंट की लाइन को ब्लर कर देते हैं और एक्सेसिव रिस्क लेने पर मजबूर करते हैं। फाइनली इस पूरे सागा का रिजल्ट क्या रहा? गेमस्टॉप सागा सिर्फ एक इंटरनेट मीम या स्पेकुलेटिव बबल नहीं था, ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस टेस्ट था। इसने दिखाया कि जब कलेक्टिव ऑनलाइन बिहेवियर, लेवरेज और फ्रिक्शनलेस टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं तो क्या हो सकता है। आज भी कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। मार्केट्स सच में किसको सर्व करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को या आम इन्वेस्टर्स को? रेगुलेटर्स फेयरनेस और स्टेबिलिटी को कैसे बैलेंस करेंगे जब मिलियंस ऑफ लोग इंटरनेट पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? क्या वो सिस्टम जो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया था, वो सच में फाइनेंस की डेमोक्रेटाइजेशन को हैंडल कर सकता है? एक बात तो पक्की है दोस्तों, द मार्केट स्ट्रक्चर विल नेवर बी क्वाइट द सेम। गेमस्टॉप ने मॉडर्न फाइनेंस में पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।